नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज हम 1853 का राजलेख से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रति क्रियावादी शासन के समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था और इसके प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं। इस अधिनियम द्वारा विद्यार्थियों कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधि को एक सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत लागू किया गया। और इसे ही आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की संज्ञा दिया गया। इसके बाद विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विभिन्न विधि बनाना था, और किंतु इस विधि को अधिनियम एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। उसके बाद बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की आधार बनाया गया। उसके बाद ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद निर्देशक मंडल के सदस्य की संख्या 24 से कम करके 18 कर दिया गया। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया और इस समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य सम्मिलित थे। लॉर्ड मैकाले को उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति का उद्देश्य शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करना था। उसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था और इल्बर्ट बिल कहा गया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग विभिन्न सदस्यों को दे दिए गए जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे, और इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किया गया। उसके बाद 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांत का शासन देखता था तो वो गवर्नर जनरल तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तो वायसराय कहलाता था। 1833 ईस्वी में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड
मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के जो है अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया था। उसके बाद है सती प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो विलियम जो है बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में 17वें नियम के माध्यम से जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके बाद है किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यकालीन कार्यपालिका एवं विधायिका कृतियों को जो है पृथक कर दिया गया? तो 1853 चार्टर एक्ट के तहत जो है पृथक किया गया। उसके बाद है भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? तो 1853 के जो है राजलेख के द्वारा जो है लागू किया गया। उसके बाद है विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 ईस्वी में जो है बना दिया गया। उसके बाद है कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1853 के जो है चार्टर अधिनियम के तहत जो है बनाया गया। उसके बाद है उक्त अधिनियम में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्य जो है 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की जो है स्थानीय प्रांतीय सरकार के द्वारा किया जाने लगा। उसके बाद यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन जो है भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया था। अब कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है यह जो है पृष्ठ का जो है भारत अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है वो 1773 के अधिनियम तहत हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है दिया गया था। उसके बाद है गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है किया गया था। उसके बाद है किस अधिनियम ने जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 जो है प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के जो है संभव बनाया था। उसके बाद जो है ब्रिटेन की सरकार के अधीन शासन जो है, जैसे कि भारत में 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य जो है महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण अर्थात ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के मध्य जो है ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन को संचालित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण जो हैं अधिनियमों को निर्मित किया गया, और जिनकी जो है भारतीय संविधान का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा, महत्वपूर्ण भूमिका है। पुनश्च इसी कालखंड में भारतीय जो है संविधानविदों ने अपने सुझावों, प्रस्तावों एवं जो है आंदोलन के माध्यम से संवैधानिक जो है विकास में अमिट योगदान दिया। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा जो है परीक्षाओं को दृष्टि से सार संकलन जो है अधोलेखित किया गया। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1858। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो 12 फरवरी 1858 ईस्वी को जो है भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक जो है संसद के सम्मुख जो है प्रस्तुत किया।
किंतु कर्तव्य कारणों से पामस्टन की त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी जो हैं प्रधानमंत्री बने। उनके काल में जो है प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को जो है महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद जो है पारित हो गया। यह जो है भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया, जिसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसे घटना की पुनरावृत्ति को जो है रोकना तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का जो है उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में जो है कार्य करना था। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, जैसे कि इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उनको जो है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया था। गवर्नर जनरल का जो है पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत में कंपनी शासन का अंत जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है किया गया था। उसके बाद है भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंतर्गत अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई, तो भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में जो है निहित किया गया था। भारतीय परिषद की सदस्य 15 की नियुक्ति कौन करता था, तो 8 सदस्य सम्राट द्वारा और 7 बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता था। उसके बाद है भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, तो 1858 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित हुआ था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है नाम बदलकर वायसराय किया गया। उसके बाद है भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया, तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की 1 नवंबर 1858 के घोषणा पत्र को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद है भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा जो है किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद है भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है 1861 के जो है अधिनियम के द्वारा जो है विकेंद्रीकरण का नींव रखा गया। समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार जो है भारत राज सचिव को दे दिया गया। भारतीय सचिव अनिवार्यतः जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य का एक सभा जो है भारत परिषद की स्थापना किया गया। इसके 8 सदस्य की जो है नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन के होता था और शेष 7 सदस्य के चयन जो है अधिकार बोर्ड के डायरेक्टर के द्वारा जो है चुनने का अधिकार दिया गया था। परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हो जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य कर चुके हो तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। शासन के इस जो है भाग को भारत सचिव और भारत परिषद का सम्मिलित करके गृह सरकार जो का नाम जो है दिया गया। उसके बाद भारतीय सचिव
उसकी जो है परिषद के सदस्यों का वेतन और अन्य खर्च भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का मुख्य कार्य जो है भारतीय सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। भारत सचिव जो है अपने परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। उनको जो है पदच्युत कर का अधिकार जो है केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। उसके बाद भारतीय सचिव भारत परिषद का जो है अध्यक्ष होता था और इस परिषद के निर्णय बहुत से जो हैं बहुमत के आधार पर जो है होता था। इसमें भारतीय मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो है समान मत होने की दशा में एक अतिरिक्त मत का निर्णय जो है निर्णायक मत देने का जो है अधिकार था। उसके बाद जो है भारतीय सचिव को गवर्नर जनरल वायसराय के जो है आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को जो है बिना बताए भेजने का प्राप्त करने का अधिकार था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को जो है मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषय पर वह जो है उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष जो है अनिवार्यतः प्रस्तुत करना पड़ा था। उसके बाद जो है वायसराय को भारतीय सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। वायसराय भारत में अब ब्रिटिश सम्राट के जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार जो है ब्रिटिश सम्राट ने सब परिषद भारत सचिव तथा भारतीय स्थिति उच्च पदाधिकारियों के मध्य जो है विभाजित कर दिया गया। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा जो है किया जाने लगा। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 जो है पारित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात जो है किया गया और इस कानून द्वारा जो है अंग्रेज ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिससे जो है सहयोग की नीति का जो है उदार निरंकुश की संज्ञान से जो है अभिहित किया जाता था, क्योंकि इनके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का जो है प्रयत्न किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्था की गई यथा गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के जो है निर्माण का जो है तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्ति करने का जो है अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 5वें सदस्य को विधिवेता होना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण वित्त मुद्रा डाक एवं तार धर्म समेत अधिकार के संबंध में जो है प्रांतीय सरकार से अधिक प्रदान किया गया। प्रांतीय सरकार से जो है अधिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। उसके बाद भारत परिषद को विधायिक संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी जो हैं ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा भारत सरकार के कर्मचारी भारतीय रियासत तथा सम्राट के राज्य जो हैं क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्तियों सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल अपने परिषद में 6 से 12 सदस्य की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो
सभी मनोनीत थे और ये सदस्य उसे जो है कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इसमें से कम आधे सदस्य का जो है गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। उसके बाद जो है परीक्षा दृष्टि से हम जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। उसके बाद है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। उसके बाद है किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार जो है भारतीय सदस्य को मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है दिया गया था। उसके बाद है भारत में प्रतिनिधि सरकार के नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा पड़ा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का जो है उपबंध कब मिला? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मिला। आगे जाकर हम पढ़ेंगे। मार्लो मिंटर अधिनियम जो है 1909 किस रिपोर्ट पर पारित किया गया था? सर अरुंडले समिति के रिपोर्ट पर जो है पारित किया गया था। उसके बाद है फूट डालो राज करो की नीति का जो है पोषक अधिनियम क्या है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 है। उसके बाद जो है किस अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है शामिल किया गया। उसके बाद है वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है शामिल किया गया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।